जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नई महत्वपूर्ण और शानदार सेशन में। साप्ताहिक करंट अफेयर्स की सीरीज में इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1 से लेकर और 7 अप्रैल 2023 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं विद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, और आगे आने वाली सभी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी से जुड़े फ्रेंड्स के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होगी, क्योंकि मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को मेंशन किया है जो काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो मैं आपसे रिकमेंड करता हूं फ्रेंड्स कि क्लास में लगातार कंसंट्रेशन बना करके और चीज़ों को ध्यान से पढ़ें। बस दो चीज़ आपसे चाहिए, कंसंट्रेशन आप लगातार बनाए रखें और अपना प्यार और सम्मान हमें देकर और मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं। इन्हीं सभी बातों के साथ आइए क्लास की फटाफट से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय को जीआई टैग दिया गया है? सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। देखिए, मैंने क्लास शुरू करने से पहले आपसे बोला है कि सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये कैसे इंपॉर्टेंट है, इनकी इंपॉर्टेंस अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से हम लोग मुख्य रूप से दो की पॉइंट्स निकल के सामने आते हैं। एक तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेंगे और दूसरा जीआई टैग क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो अब ये भारत का सबसे उत्तरी राज्य के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब यूटी बन गया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियां हैं, एक तो शिमला और दूसरी धर्मशाला। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव आयोजित किए गए थे, जहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस पार्टी से नए मुख्यमंत्री बने हैं। शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति साबिना को बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के बेसिक पॉइंट में बात करें तो यहाँ पर छपेली, डांगी और डंडा नाच यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। और हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्कों की बात करें तो पिन वैली नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, सिम्बलबरा नेशनल पार्क, ये सभी प्रमुख नेशनल पार्क यहाँ के हैं। हिमाचल प्रदेश की एक योजना याद रखिएगा, नारी को नमन। ठीक है, बसों में महिलाओं के लिए 50% बस का जो रेंट है उसमें छूट देने के लिए नारी को नमन, इस योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। ठीक है ना, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश से कुछ और बेसिक करंट के फैक्ट्स को देख लेते हैं। जैसे भारत का पहला ई परिवहन लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। और मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव आयोजित किए गए थे। तो विधानसभा चुनाव से ना दो फैक्ट आप याद रखिए। एक तो स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी जी का जल्द ही निधन हो गया था, वो यही हिमाचल प्रदेश से ही थे। और इसी चुनाव के दौरान भारत का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र ये टसेगांग में शायद स्थापित किया गया था, और भारत का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन काजा हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। तो यह हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी जीआई टैग को लेकर। आइए जीआई टैग को समझ लेते हैं। जीआई टैग यानी ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन टैग, ये एक तरह का वैश्विक पहचान होता है किसी भी उत्पाद के लिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा ये टैग दिया जाता है, और किसी भी उत्पाद को ही ये दिया जाता है, न कि किसी संस्था को। और जिस भी उत्पाद को ये टैग एक बार मिल जाता है, अगले 10 वर्षों के लिए ये मान्य होता है। आगे के समय के लिए फिर से रिन्यूअल कराना पड़ता है। इस जीआई टैग की जो रजिस्ट्री ऑफिस है वो चेन्नई में स्थित है। कहाँ? चेन्नई में। भारत में सबसे पहले जीआई टैग वर्ष 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखिएगा। अब करंट की बात करें तो हाल ही में कुछ राज्यों के चर्चित प्रोडक्ट्स जिनको जल्द ही जीआई टैग दिया गया था उनको रिलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं एमपी। ठीक है, देखिए एमपी में ना बाटिक प्रिंटिंग है जो उज्जैन की है, इसको जीआई टैग दिया गया था। ग्वालियर की कालीन को, और सुंदरजा आम रीवा का, मुरैना एक जगह है मध्य प्रदेश, वहाँ की गजक मिठाई को जीआई टैग दिया गया था। चिन्नौर चावल मध्य प्रदेश का है जिसको ऑलरेडी जीआई टैग दिया जा चुका है। उत्तर प्रदेश आते हैं। उत्तर प्रदेश में बुद्धा नमक चावल, जिसको काला नमक चावल के नाम से भी जाना जाता है, बलुआ पत्थर जो चुनार का है वहां पर जीआई टैग दिया जा चुका है। वाराणसी के लंगड़ा आम को जीआई टैग दिया गया था। यहाँ के बैंगन को जीआई टैग दिया जा चुका है। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ में दूबराज चावल को जीआई टैग दिया गया है। और क्या कह सकते हैं, बिहार में आ जाते हैं। तो बिहार में जो कतरनी चावल है या काला चावल है, मगही पान, शाही लीची, जर्दालू आम, मिथिला मखाना, ये सभी चीज़ें बिहार की जीआई टैग प्राप्त हो चुकी हैं। ठीक है, करंट से एक चीज़ बता दूं, कुछ समय पहले मैंने पिछले सेशंस में आपको बताया था कि वर्ष 2022 में सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाला
जो राज्य था वो केरल था, लेकिन नए रिकॉर्ड के अनुसार या रिपोर्ट के अनुसार अब इसको चेंज कर लीजिए, अब केरल की जगह तमिलनाडु को चुन लिया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्द ही किसके द्वारा दो देशों तजाकिस्तान और अजरबैजान को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? याद रखिएगा, WHO के द्वारा। ये एक वैश्विक स्वास्थ्य संगठन है, ठीक है। इसी के द्वारा वर्ष 2021 में चीन और अल सल्वाडोर को भी मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। याद रखिए, WHO के द्वारा विश्व को मलेरिया से मुक्त करने के लिए लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, ठीक है। और इस क्रम में अभी तक कुल 41 देशों को WHO के द्वारा मलेरिया से मुक्ति मतलब घोषित किया जा चुका है कि ये देश मलेरिया मुक्त हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन से मलेरिया के बारे में जान लेंगे, WHO के बारे में जान लेंगे। आइए देखिए, मलेरिया एक मच्छर जनित रोग है जो मादा मच्छर के काटने से होता है। प्लाज्मोडियम नामक इसका वाहक होता है, ठीक है। और भारत में या विश्व में भी कर सकते हैं, मलेरिया दिवस प्रति 24 मार्च को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 24 मार्च को, ठीक है ना। मलेरिया मुक्ति का लक्ष्य आप जानते हैं, यह 2030 तक WHO ने रखा है, ठीक है। अब WHO के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1948 में 7 अप्रैल को हुई थी, ठीक है ना। इसीलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। जो 2023 की जो थीम है वो हेल्थ फॉर ऑल है, क्योंकि 7 अप्रैल 2023 में भी बीत चुका है, ठीक है। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और टेड्रोस अधानोम इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच लिनेक्स युद्धाभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? नाम याद रखिएगा, 10वां संस्करण था और इसका आयोजन इस बार श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित किया गया था। याद रखिएगा, ये युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया जाता है और श्रीनेक्स इसका नाम है। ये एक नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका एक भारत का पड़ोसी देश है, ठीक है, जो दक्षिण एशिया में पड़ता है। इसको पूर्व का मोती उपनाम से जाना जाता है। पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, ठीक है ना, ये दो यहीं पर मौजूद हैं। और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, ठीक है। श्री जयवर्धने पूरे कुट्टा इसकी नई राजधानी है, तो इस बात को याद रखिएगा। श्रीलंका में जल्द ही आपातकाल देखने के लिए मिला था। भारत ने काफ़ी मदद की थी इसके माध्यम से। भारत और श्रीलंका में फेरी सर्विस की शुरुआत श्रीलंका के मध्य की गई है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट एक अगला की पॉइंट क्या था? हाँ, युद्धाभ्यास था, ठीक है ना। देखिए, भारत के कुछ पड़ोसी देशों के युद्धाभ्यास को रिलेट कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले चीन की तरफ आते हैं। चीन से हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास होता है। बांग्लादेश से संप्रीति बोंगोसोर, ठीक है। और थाईलैंड से मैत्री, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, कुछ बड़े देशों की तरफ चलते हैं। जैसे USA की तरफ बात करें तो युद्धाभ्यास टाइगर ट्रम्प, और रूस की तरफ चलें तो एविया और इंदिरा एविया, ठीक है, ये रूस के युद्धाभ्यास है। फ्रांस की तरफ चलें तो वरुण और गरुण, ठीक है। तो ये सारे युद्धाभ्यास थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो नाम याद रखिएगा, संजय जसजीत सिंह, ठीक है ना। यही भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। देखिए, ये तो उप प्रमुख थे, लेकिन वर्तमान में भारतीय नौसेना के जो प्रमुख हैं वो हैं आर हरिकुमार, ठीक है ना, आर हरिकुमार हैं, ठीक है। भारतीय नौसेना की बात करें तो इसकी स्थापना तो 1612 ईस्वी में हुई थी, लेकिन हम प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। 1612 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसका पुनर्गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब वायुसेना की बात कर लेते हैं। तो देखिए, वायुसेना, ये तो आर हरिकुमार ये वर्तमान में नौसेना प्रमुख हैं, लेकिन वायुसेना के प्रमुख विवेक राम चौधरी हैं, ठीक है, विवेक राम चौधरी। ठीक है। भारतीय नौसेना की स्थापना 1932 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय नौसेना का जो नया उप प्रमुख है, 2 लोग चर्चे में थे, याद रखिएगा। एक तो AP सिंह थे, अमनप्रीत सिंह, और दूसरे आशुतोष दीक्षित जल्द ही बनाए गए हैं, ठीक है ना। ये दोनों उप प्रमुख हैं। भारतीय नौसेना का जो मोटो है ना, भारतीय सेना यानी वायुसेना का जो मोटो है ना, वो टच द स्काई विथ ग्लोरी है, याद रखिएगा। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स,
आप मुझे सपोर्ट जरूर करें और चैनल को यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंचती रहे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नासा द्वारा अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के तहत पहली बार किस महिला व अश्वेत को चुना गया है? तो याद रखिएगा नाम क्रिस्टलिना कोच, ये चंद्र मिशन के लिए अमेरिका की तरफ से पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी। और एक अश्वेत पुरुष हैं विक्टर ग्लोवर, इनको भी याद रखिएगा। इन दोनों के सहित कुल 4 सदस्यीय दल इस आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन के तहत जाएगा, जिसकी लॉन्चिंग दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट के द्वारा लॉन्चिंग की जाएगी। इसका नाम है SLS, ठीक है ना। ये अमेरिका की जो सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी नासा है, इसी के द्वारा ये चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। भारत के संबंध में यदि चंद्र मिशन को ध्यान दें तो भारत भी चंद्र मिशन के मामले में काम कर चुका है। पहली बार चंद्र मिशन 2008 में छोड़ा गया था, दूसरी बार 2019 में, और अब तीसरा चंद्र मिशन भारत का जो इसरो सरकारी एजेंसी है इसके द्वारा छोड़े जाने की तैयारी हो रही है। वर्ष 2023 में इसी जून के महीने में छोड़े जाने की संभावना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नासा की। तो देखिए नासा ये अमेरिका की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना, ठीक है, 1958 में हुई थी। मुख्यालय नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है और बिल नेल्सन इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। भारत की बात करें तो इसरो वर्तमान में भारत की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो S सोमनाथ है, तो नाम याद रखिएगा। अमेरिका की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारत के सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का एक संयुक्त मिशन है निसार, जो एक पृथ्वी अवलोकन मिशन है। तो इसको भी याद रखिएगा, जो हाल ही में खबरों में था। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा 2024 के लिए भारत के विकास दर अनुमान को 6.6% से कितना कर दिया गया है? तो याद रखिएगा अब इसको घटा करके 6.3% कर दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी, लेकिन इसने कार्यान्वयन यानी क्रिया करने की शुरुआत 1945 में किया था। वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय स्थित है और वर्ल्ड बैंक के जल्द ही नए अध्यक्ष बने हैं अजय बंगा, ठीक है ना। ये भारतीय मूल के हैं इसलिए काफ़ी खास है, तो याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत और पाकिस्तान के संबंध में एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। वर्ष 1960 में इसी वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के कारण भारत पाकिस्तान सिंधु जल समझौता करवाया गया था। तो एक बात को याद रखिएगा। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में देश भर में किस राज्य की बेरोजगारी दर सर्वाधिक रही है? तो नाम याद रखिएगा हरियाणा, और वहीं सबसे कम को देखें तो छत्तीसगढ़। फ्रेंड्स, आपने जल्दी सुना था कि मनरेगा के तहत मजदूरी जो मजदूरों को दी जा रही है, केंद्र सरकार ने इसमें विस्तार की घोषणा की थी, यानी इसको बढ़ाए जाने की घोषणा की थी। कितने इत्तेफाक की बात है कि जो हरियाणा जो है वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मजदूरी देने वाला, मनरेगा श्रमिकों को सबसे ज़्यादा मजदूरी देने वाला राज्य है। 357 रुपये देता है प्रतिदिन, ठीक है। तो यहाँ पर बेरोजगारी दर सबसे कम है, अभी इसी क्वेश्चन में आपने पढ़ा था। बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा है। और जो छत्तीसगढ़ वो सबसे कम देता है, तो यहाँ पर बेरोजगारी दर सबसे कम है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आप याद रखें, जो मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार दिलाने वाला जो राज्य है वो राजस्थान है। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। मनरेगा की बात आ ही गई है तो बता देता हूँ। देखिए, मनरेगा की शुरुआत वर्ष 2006 में की गई थी, ठीक है। 2008 में इसको पूरे देश में लागू किया गया था, लेकिन 2009 में इसके नाम के आगे महात्मा गांधी लगा दिया गया, तब से ये मनरेगा हो गया था। यहाँ पर इसका नाम केवल नरेगा था, ठीक है। मनरेगा योजना के तहत होता क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों का रोजगार की गारंटी दी जाती है इस योजना के तहत, जिसमें 1/3 महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चर्चित वेटलिफ्टर संजीता सानू को डोप टेस्टिंग में फेल होने पर कितने सालों का प्रतिबंध लगाया गया है? नाम याद रखिएगा, 4 सालों का। आपको बता दें कि राष्ट्रमंडल खेलों में यह 2 बार स्वर्ण पदक की विजेता रह चुकी हैं। देखिए, जो भी एथलीट होते हैं या खिलाड़ी होते हैं, खेल के दौरान कुछ गलत तरीकों का प्रयोग जब किया जाता है या फिर कुछ ड्रग्स या नशीले पदार्थ जब ले लेते हैं, तो इन सभी चीज़ों का जो टेस्ट किया जाता है उसी को डोप टेस्ट कहा जाता है। इसी में संजीता चानू जो है वो फेल पाई गए हैं, इसीलिए 4 वर्षों के लिए इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। यही एग्जाम में पूछा जाएगा कितने वर्षों का प्रतिबंध लगाया गया, तो नाम याद रखिएगा 4 वर्षों का, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोग एक नया चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे देखिए, कई बार एग्जाम्स में ट्रेंड बना हुआ है कि
किसी खिलाड़ी का नाम देकर और पूछ लेते हैं कि किस राज्य से आते हैं या किस खेल से संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, देखिए वेट लिफ्टिंग की ही बात कर लेते हैं। मीराबाई चानू का नाम याद रखिएगा, मणिपुर से आती है, वेट लिफ्टिंग के क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध चेहरा है। ठीक है, मणिपुर से कुछ और की बात कर लेते हैं तो सुशीला देवी, ठीक है, बिंदिया रानी देवी और एस मैरी कॉम, ये बॉक्सर है। ठीक है ना। फिर उत्तर प्रदेश से आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश से एक नाम याद रखिएगा, कोई लड़की हैं, ठीक है ना। अब देखिए नाम याद नहीं आ रहा है हमको, आता है नाम याद तो मैं अभी तुरंत बता रहा हूँ आपको। हरियाणा में, हरियाणा की तरफ आते हैं तो देखिए हरियाणा से ना जो भी कुश्ती के क्षेत्र में जो भी चेहरा आता है वो लगभग हरियाणा से ही होता है। तो नाम याद रखिएगा, जैसे साक्षी मलिक हो गई, विनेश फोगाट, गीता फोगाट, अंशु मलिक, दीपक पुनिया, बजरंग पुनिया, ये सभी जितने भी चेहरे हैं सभी हरियाणा से आते हैं। ठीक है। तेलंगाना की बात कर लेते हैं। तेलंगाना से दो चेहरों का नाम याद रखिएगा, एक तो पीवी सिंधु का नाम आप जानते ही हैं और दूसरा निकहत जरीन। पीवी सिंधु बैडमिंटन के लिए जानी जाती है और निकहत जरीन बॉक्सिंग के लिए। बैडमिंटन के लिए एक चेहरा और याद रखिएगा, लक्ष्य सेन का, उत्तराखंड से आते हैं। ठीक है। और क्या कह सकते हैं, तो इतनी बातें यहां से फिलहाल याद रखिए। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने एक जासूसी सैटेलाइट ओफेक को लॉन्च किया है? तो नाम याद रखिएगा, इजराइल के द्वारा। ठीक है। उद्देश्य क्या है कि देश की सेना व खुफिया एजेंसियों को पुख्ता एवं उन्नत प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराएगा, ये जो सॉफ्टवेयर है इसके द्वारा। ठीक है ना। सैटेलाइट के माध्यम से इसको चुना जा रहा है। इजराइल की बात करें तो राजधानी इसकी यरूशलेम है, न्यू शेकल यहाँ की मुद्रा है और इजराइल के फिर से एक बार प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बन गए हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया है? नाम याद रखिएगा, स्काई रूट एरोस्पेस। तो ये तो 3D प्रिंटेड जो क्रायोजेनिक इंजन है ना, ये तो महत्वपूर्ण है ही है। नाम इसका क्या है? तो धवन 2। ठीक है ना। धवन 1 को भी इसी स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा, ये भारत की एक प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। मुख्यालय हैदराबाद बेंगलुरु में स्थित है, तेलंगाना में स्थित है और इसके जो संस्थापक हैं वो पवन कुमार चंदना है। ठीक है ना, याद रखिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली भोपाल के बीच एक नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? नाम याद रखिएगा, पीएम मोदी के द्वारा। ठीक है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 708 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 7.5 घंटे का समय लगी। 7.5 नहीं, 7:45 बोल सकते हैं। और ये देश की 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। जान लेते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ये भारत में सेमी हाई स्पीड ये ट्रेन प्रोजेक्ट है और भारत में सबसे पहले जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की गई थी वो दिल्ली से वाराणसी के बीच में शुरू की गई थी। इसका दूसरा नाम ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इस वंदे भारत को लेकर कुछ स्पेशल पॉइंट्स, अभी आपने कुछ समय पहले सुना था कि उड़ीसा राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन भी पीएम मोदी के द्वारा किया गया था और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो पहला वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो जलपाईगुड़ी से और गुवाहाटी के बीच चलेगी और इसका उद्घाटन असम में किया गया है। तो नाम याद रखिएगा। ठीक है। ट्रेन को लेकर एक प्रोजेक्ट और याद रखिए, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, जो मुंबई से अहमदाबाद के बीच शुरू किया जाएगा, जापान के सहयोग से बनाया जा रहा है और 2026 तक इसको बनाए जाने की घोषणा की गई है और इसका जो पहला स्टेशन है वो सूरत में बना करके तैयार हो चुका है। ठीक है। तो नाम याद रखिएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन से एक बार ट्रेन के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, आप तो ये जानते हैं ना कि अश्वनी वैष्णव के द्वारा वर्तमान में रेल मंत्रालय का कार्यभार मतलब ऑपरेट किया जा रहा है और वर्तमान में रेलवे के जो चेयरमैन है वो अनिल कुमार लोहाटी को बनाया गया है। ट्रेन के इतिहास को यदि भारत में देखें तो देखिए भारत की जो ट्रेन व्यवस्था है पूरे विश्व में तीसरा स्थान रखती है। पहला स्थान यूएसए का और दूसरा चीन का, तीसरा भारत का। ठीक है। और वर्तमान में बेहतर प्रशासन की दृष्टि से पूरी रेल व्यवस्था को 18 रेलवे जोनों में विभाजित किया गया है। विशाखापट्टनम भारत का सबसे नवीनतम और 18वां रेलवे जोन बना था। 1853 में भारत में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर लंबी। ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। विश्व में पहली बार ट्रेन 1825 में चली थी ब्रिटेन में। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ आईबीए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नाम याद रखिएगा, अजय सिंह। ये एसोचैम के भी अध्यक्ष हैं। ठीक है ना। आईबीए की बात कर लें तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन,
स्थापना इसकी 1946 में साने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है और जल्द ही इसके अध्यक्ष बने हैं उमर क्रेमलेव। ठीक है ना। अब मुक्केबाजी की बात कर लें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी विश्व कप का आयोजन दिल्ली में किया गया था। इसमें विजेता यानी नंबर 1 पदक तालिका में भारत ही था, तो इस बात को भी याद रखें। हाल ही में जारी अर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को वर्ष 2023 में कौन सा स्थान मिला है? नाम याद रखिएगा, 144वां। शीर्ष देश की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को चुना गया है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से ना अब यहाँ पर पासपोर्ट इंडेक्स की बात हो रही है तो दो बातें याद रखिएगा। एक तो अर्टन कैपिटल इंडेक्स की बात हो गई, भारत का स्थान 144वां, शीर्ष स्थान यूएई का। ऐसा ही एक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात कर लेते हैं। इसमें जो है भारत का स्थान वो 85 था यानी 50वां था, और भारत का स्थान 50वां और शीर्ष स्थान इसमें जापान को चुना गया था और सिंगापुर, ये शीर्ष देश थे। ठीक है। पासपोर्ट इंडेक्स से संबंधित हमारा मतलब ये होता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश के पासपोर्ट को लेकर आप कितने देशों की यात्रा कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इन चीज़ों को याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, जल्द ही भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हाई राइज वंदे भारत ट्रेन का सफल परीक्षण किया है कि कहाँ पर? ठीक है। तो दिल्ली जयपुर रूट पर इसका परीक्षण किया गया। ऊंचाई याद रखिएगा, 7.2 मीटर की ऊंचाई है। पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने ट्रेन के बारे में स्पेशल फैक्ट्स कुछ डिस्कस कर चुके हैं, सो अभी इसको ड्रॉप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? नाम याद रखिएगा, फिनलैंड। ठीक है ना। ये एक यूरोपीय देश है और यही 31वां सदस्य बनने जा रहा है। जान लेते हैं नाटो के बारे में। तो देखिए, जो नाटो है ना, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय स्थित है और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो जेम्स स्टोल्टेनबर्ग हैं। ठीक है। सदस्य देशों की बात करें तो वर्तमान में तो इसमें 30 सदस्य मौजूद हैं और यही 31वां सदस्य अब बनने जा रहा है फिनलैंड। ठीक है ना। ये वो फिनलैंड है जो हैप्पीनेस इंडेक्स में शीर्ष पर है, दुनिया का सबसे खुशहाल देश इसी फिनलैंड को ही कहा जाता है। ठीक है। तो याद रखिएगा। अब एक और खबर जल्द ही चर्चे में है, नाटो प्लस। ठीक है ना। नाटो प्लस के 6वें सदस्य के रूप में भारत को सम्मिलित करने के लिए अमेरिका की उच्च स्तरीय समिति काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशन दे रही है। ये जो नाटो के सदस्य हैं उनके अलावा, ठीक है ना, ये एक दूसरा संगठन है। इसमें वर्तमान में अभी 5 सदस्य मौजूद हैं। कौन कौन? तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। उधर चलते हैं तो जापान और चीन के नीचे यहाँ एक देश है दक्षिण कोरिया। ठीक है ना। और एक इजराइल को याद रखिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल, जापान और दक्षिण कोरिया, ये 5 सदस्य हैं और भारत यदि सदस्य बन जाता है तो ये 6वां सदस्य होगा। ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। रूस यूक्रेन वर्ल्ड वार आपने सुना था, बहुत जल्द ही चर्चे में था। तो इस नाटो का सदस्य देश है पोलैंड। ठीक है। ये पोलैंड पहला नाटो सदस्य बना था जो यूक्रेन को हथियार उपलब्ध कराया था। ठीक है ना। तो इन बात को याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो ये थी हम लोगों की इस हफ्ते की संबंधित चर्चा। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको लगे होंगे और ये क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई है फ्रेंड्स तो आप हमें सपोर्ट जरूर करें, मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में हाल ही में एक मादा चीते की मौत हो गई है, उसका नाम क्या है? नाम क्या था? ये आपके लिए ऑप्शंस है। क्वेश्चन का उत्तर विस्तार से कमेंट बॉक्स में आप लिखें और इस वीडियो का जो फीडबैक है वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके सभी विचार सादर आमंत्रित हैं। वीडियो में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप जरूर मेंशन करें, उसमें अगली वीडियो में हम जरूर मॉडिफिकेशन करेंगे। तो इस वीडियो सेशन में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार।